द रतन ऑफ इंडिया सर रतन टाटा। आज बात करेंगे सर रतन टाटा की, जिन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। जिनकी कंट्रीब्यूशन की जितनी बात की जाए, जिनकी सर्विसेज की जितनी बात की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी वैल्यूज़ की बात की जाए, उतनी कम है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में उन लोगों के लिए जो बिजनेसमैन हैं, जो बिज़नेस को समझते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं। और एक बिजनेसमैन किस तरह अपनी मुल्क की इकोनॉमी में पॉजिटिव रोल प्ले करता है, ताकि वो अपने मुल्क को उभरता हुआ देख सके, ताकि वो अपने मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देख सकते। और ऐसा बिजनेसमैन जो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए पहले सोचे, अपने मुल्क को प्रायोरिटी पे रखे। ये बहुत सी चीज़ें जो हम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे और उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। आई एम अ पाकिस्तानी, लेकिन बात पाकिस्तानी की नहीं है, बात है कि उन वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करने की, जो क्रॉस द बॉर्डर नहीं बल्कि सबको समझनी और गौर करनी चाहिए, जो एक बिजनेसमैन में होनी चाहिए, जो एक लीडर में होनी चाहिए, कि वो किस तरह मुल्क को किस तरह प्रेजेंट करता है, किस तरह अपनी कंपनीज को लीड करता है, किस तरह कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिकली, ताकि उसका मुल्क उसकी कंपनी के ज़रिए ग्रो करे और उनके साथ जो लोग जुड़े हैं उनको किस तरह फ़ायदा और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। सो मज़ीद वीडियो को डिले किए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाटा ग्रुप की जो चेयरमैन, रिसेंटली उनकी जो डेथ हुई है 9 अक्टूबर 2024 को, ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा सानिया है इंडिया के लिए। और इंडिया में बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है और इसको सराहा जा रहा है कि हम किस तरह इनके सम्मान में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ऐड करें, ताकि हम इन इन हीरो को, जो सर रतन टाटा हैं, कभी ना भुला सकें और ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए इंस्पिरेशंस बन सकें। 28 दिसंबर 1937 को ये पैदा होते हैं। इनके वालिद का नाम नवल टाटा था और जब ये 10 साल के थे, बहुत ही छोटी उम्र के, तब इनके पेरेंट्स की आपस में डिवोर्स हो जाती है। इनकी पेरेंट्स की सेपरेशंस के बाद इनकी दादी ने, जिनका नाम नवाज भाई टाटा था, इन्होंने इनकी परवरिश की। ये अपनी दादी के पास रहते थे और इनकी दादी ने इनकी अपब्रिंगिंग की। फ्रॉम 1955 टू 1962 ये अमेरिका में रहे। अमेरिका में ये पढ़ने के लिए चले गए, जहाँ से इन्होंने कॉर्नल यूनिवर्सिटी से इन्होंने आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल की। वहाँ पे अमेरिका में रहते हुए वहाँ के माहौल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, वहाँ के कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत पुरसकून और एक अच्छी लाइफ गुजार सकते थे। जब इन्होंने डिसाइड किया कि ये यहाँ पे अमेरिका में ही रहना चाहेंगे, तब तब अमेरिका में इनको एक अमेरिकन लड़की से प्यार होता है। ये भी एक बड़ी अच्छी और इंस्पिरेशन स्टोरी है। तब ये उसके साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चाहते ये भी थे कि जब मैं उनके साथ शादी करूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो वो वापस उनके साथ इंडिया में आए। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ इंडिया नहीं आना चाहती थी। तो दैट्स वाई फिर सडनली उनको इंडिया जाना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी, जिन्होंने उनकी परवरिश की थी, जिन्होंने उनकी अपब्रिंगिंग की थी, वो बीमार होगी और उन्होंने उनको वापस इंडिया आने के लिए कहा। तब वो फिर सब कुछ छोड़ के वापस इंडिया आए और इन्होंने ये फिर डिसाइड किया कि वो कभी भी अब किसी और के साथ शादी नहीं करेंगे। ये उनकी कमिटमेंट्स थी, ये उनकी इमोशंस थे, कि क्योंकि वो बहुत ही प्योर हार्ट रखने वाले इंसान थे, कि अगर वो किसी के साथ चलना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ चलते हैं। जिस लड़की के साथ, जिस गर्लफ्रेंड के साथ, जिनके साथ वो प्यार करते थे, उनके साथ शादी नहीं करना चाह रहे थे, बिकॉज वो इंडिया वापस सेटल नहीं होना चाह रही थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब किसी के साथ भी शादी नहीं करेंगे। दैट्स वाई वो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी किसी के और के साथ शादी नहीं की। इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने फिर ज्वाइन किया टाटा ग्रुप को, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया और स्टार्ट लिया कि वो आहिस्ता आहिस्ता लर्न करें किस तरह वो इन टाटा ग्रुप को, टाटा कंपनीज़ को लुक आफ्टर करें और किस तरह इनको परवान चला सकते हैं। इन 1991 ही बिकम द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। 1991 में जब ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, उस वक्त जो टाटा ग्रुप का रेवेन्यू था वो था सिर्फ और सिर्फ 1400 करोड़। लेकिन जब ये रिटायर हुए 2012 में, 2012 में, तब उस वक्त जो टाटा ग्रुप का रेवेन्यू था वो था 5,25,000 करोड़। इतना बड़ा नंबर था कि उस वक्त ये इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट लीडिंग कंपनीज में से एक थी। 1971 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। उसके बाद इन्होंने टाटा स्टील में भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज अपनी अंजाम दी और उसके बाद फिर इन्होंने टीसीएस में भी काम किया, जो इनकी ही कंपनी है, जो ये टाटा ग्रुप भी ऑन करती है। उसमें भी कुछ माह इन्होंने अपनी सर्विसेज दी एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद फिर ये डायरेक्टर बन गए नेल्को, जो कि इनकी अपनी ही कंपनी है, उसके फिर उसको भी इन्होंने स्टेबल किया। और इनकी जो सबसे बड़ी कोशिश थी कि ये चाहते थे कि
इन सब जो कंपनी हैं, जो टाटा ग्रुप की हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में काम और अपने अपने तरीके से कर रही थी। लेकिन जैसे ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, इन्होंने कोशिश की कि ये सब कंपनीज़ को एक सेंट्रल हब में लेके आएँ, तो वहाँ से फिर डायरेक्शन सेट हो, कंट्रोल किया जाए इन सब कंपनियों को कि हमने किस तरह अब नए सेक्टर्स में इन्वॉल्व होना है और वहाँ किस तरह अपने कंट्रीब्यूशन के साथ बिज़नेस को एक्सपैंड करना है और किस तरह हम कोशिश कर सकते हैं कि हमने इंडिया की इकोनॉमिक में अच्छा रोल प्ले करें। कोर वैल्यूज़ थी वो ये थी कि ये किस तरह सेंट्रलाइज़ करें तमाम कंपनीज़ को किसी एक जगह पे और फिर वहाँ से डिसीजंस कर सकें, कंट्रोल कर सकें सब कंपनी को कि हम किस तरह इंडिया की इकोनॉमिक में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग। 2000 में इन्होंने एक ब्रिटिश ब्रांड था टेटली, उसको खरीद लिया। जब इन्होंने ब्रिटिश ब्रांड को खरीदा तो फिर इंडिया में ये कंसेप्ट बनना शुरू हुआ कि एक इंडिया की कंपनी ब्रिटिश ब्रांड को खरीद सकती है। तो फिर और भी बहुत से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि हम भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाके, यूरोप में जाके उनके ब्रांड्स को खरीद सकते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट टाटा सर रतन टाटा ही लेके आए थे और इन्होंने कहा था अब हम इंडिया से बाहर भी जाएंगे और अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को सेल करेंगे। ये नया कंसेप्ट जब मार्केट में लॉन्च किया इन्होंने और मार्केट वालों को बताया कि इस तरह भी हम इंडिया की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव था। इन्होंने उसके बाद फिर लैंड रोवर को भी खरीद लिया, इन्होंने जैगवार को भी खरीद लिया और ये एक समझ लें ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई और फ्रंट पेज पे हेडलाइंस बन गई जब इन्होंने लैंड रोवर और जैगवार को खरीदा। जब इन्होंने लैंड रोवर, जैगवार जैसी बड़ी कंपनीज को ऑन किया, खरीदा, बाय कर लिया, तब ये वापस आए तो 2000 में इनको पद्म भूषण एक एजाज़ से नवाजा गया। जैसे पाकिस्तान में नवाजा जाता है निशान हैदर से, तमगा इम्तियाज़ से किसी भी इंसान को, इस तरह इनको भी एक तमगे से, जिसको पद्म भूषण कहा जाता है, उससे नवाजा गया। रिचेस्ट लोगों की बात करें तो ऑब्वियसली अंबानी सहफरिस्त है, एशिया के रिचेस्ट मैन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर रतन टाटा की बात करें, सर रतन टाटा की, तो वो एशिया के रिचेस्ट मैन तो नहीं है, ना ही कि इंडिया के रिचेस्ट मैन है, लेकिन उनकी जो रिचनेस है वो उनकी चैरिटी से शो होती है कि वो किस तरह उन्होंने $100 बिलियन चैरिटी किया। और उनकी ये पॉलिसी है, कोर वैल्यूज़ हैं कि वो 60% अपनी कंपनी का टाटा ट्रस्ट को देंगे, जो कि वेलफेयर कंपनी है, ताकि वो चैरिटी में लोगों की हेल्प कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें एज ह्यूमन बीइंग और इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। ये डिसीजंस इस चीज़ की गवाही देता है, इस चीज़ का प्रूव है कि वो अमीर ना दिखना चाहते थे, ना बनना चाहते थे। इनकी जो अपनी ट्रस्ट की कंपनी है टाटा ट्रस्ट, ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है, इनका ये कोर वैल्यूज़ है कि वो जितना भी रेवेन्यू कमाएंगे उसका 60% ट्रस्ट कंपनी जो है इनकी टाटा ट्रस्ट उसको जाएगा और वो सब डिस्ट्रीब्यूट होगा वेलफेयर के अकॉर्डिंग। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव टाटा सर रतन टाटा ने लिया था कि वो खुद 60% शेयर जो है वो इस कंपनी को देंगे। इसमें और एक टेक्निकल बात जो समझना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि टाटा ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है वो कोई इंसान नहीं, वो कोई पर्सनैलिटी नहीं, टाटा ट्रस्ट है। टाटा वेलफेयर कंपनी जो ट्रस्ट है ये सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है और यही सबसे ज़्यादा ओन करती है टाटा ग्रुप को। इनकी जो लेगेसी है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, इनकी लेगेसी को, इनकी जो एफ़र्ट्स हैं, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जा सके और लोग इनसे सीखते रहें और अपनी ज़िंदगी को और आसान बनाते रहें, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करते रहें अपने कंट्री में जहाँ भी वो रहते हैं। प्लीज़ शेयर द हैशटैग भारत रत्ना फॉर सर रतन टाटा। थैंक यू वेरी मच।